हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस तो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आप लोगों का मोस्ट अवेटेड सीरीज आ रहा है। जी हाँ, 50 डेज 50 मार्क्स का यहाँ पर मैं सीरीज लेकर आई हूँ, जो आप लोग काफी ज्यादा डिमांड कर रहे थे कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि हमको 50 डेज में 50 मार्क्स जो है मिल जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगी, और हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। तो आप लोग जिन लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहां पर ये मेरा जो सीरीज है हर दिन 12 बजे आपको मिलने वाला है। तो जिनको लगता है कि वो उनके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, वो जाए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि ये जो कोर्स है, ये जो सीरीज है, बिल्कुल फ्री 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 है आप लोगों के लिए। तो जाएं और इसको अवेल करें। और जिन लोगों को लगता है कि उनको पेड कोर्स लेना चाहिए, तो हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाए और हमारे पेड कोर्स को भी यहाँ से बाई कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे जो क्रैश कोर्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स को खरीदना है तो आप जल्दी से जाएं, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती आप लोगों से कि आप लोग सेल्फ स्टडी से एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इससे बेहतरीन तो और कुछ हो ही नहीं सकता। बट क्या होता है ना कि जब हम जॉब करते हैं तो हमारे लिए चीजें इतनी ज्यादा हेक्टिक हो जाती है कि हमारे पास टाइम नहीं होता सेल्फ स्टडी करने का। उस वक्त हम सोचते हैं कि काश कोई गाइडेंस मिल जाता, काश कोई मेंटोरशिप मिल जाता तो मजा आ जाता, हम तो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए आपकी हेल्प करने के लिए हम यहाँ पर बिल्कुल फ्री लेकर आए हैं 50 डेज 50 मार्क्स का सीरीज। तो चलिए आज हम यहाँ इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, एंड आई होप कि आप लोग इस सीरीज को बहुत एंजॉय करोगे और काफी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज मैं मॉड्यूल ए का चैप्टर 1 लेकर आई हूं, जिसमें हम रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर का नाम है। इसमें हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो है हमारा फ्यूचर ऑफ रिटेल बैंकिंग। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले थे, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट लेकर आप लोगों के लिए आई हूं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है बैंक के लिए गेम चेंजर बन गई है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, और किस तरीके से जो है हमारे रिटेल बैंकिंग का फ्यूचर दिखने वाला है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले क्या हुआ था, कोविड-19 आया था। ठीक है, अब कोविड-19 ने क्या किया, लोगों को थोड़ा सा आलसी बना दिया, क्योंकि उस वक्त क्या होता था, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, बिकॉज कोविड जो पैंडेमिक था वो काफी खतरनाक था, आप सभी को पता है। उस टाइम पे लोग क्या करते थे, ज्यादातर ऑनलाइन बैठ के सारी चीजों को अवेल करते थे। ठीक है, वहां पे उस वक्त जो है ऑनलाइन सारी चीजें, जैसे कि अगर आपको अपने दोस्तों से चैट करना होता, उस वक्त तो आप किसी से मिल नहीं सकते थे, लॉकडाउन लग चुका था, तो आप क्या करते थे, ऑनलाइन बैठ के वीडियो कॉलिंग करते थे, अपने दोस्तों को चिट चैट करते थे यहाँ पर। या आपको अगर कोई भी सब्जी मंगानी होती थी, कोई भी फ्रूट्स, कोई भी नेसेसरी जो आपके घर के लिए सामान होता था, उसको भी आप ऑनलाइन ही बाई करते थे। तो उस वक्त क्या हुआ था, पूरा का पूरा सिस्टम बदल गया था। यानी कि जो चीज हम पहले सामने से जाकर लेते थे, अब हर चीज हम अपने फोन से, यानी कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के हेल्प से चीजों को मंगाना स्टार्ट कर दिए। अब किसी भी चीज की अगर लत लग जाती है तो वो जाती कहाँ है। लोगों को क्या चाहिए, लोगों को आराम चाहिए। तो अगर टेक्नोलॉजी ने उनको आराम देना स्टार्ट कर दिया, तो अब उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हो गई कि भैया हमको बैंक भी घर पे ही चाहिए। यानी कि हमको यहाँ पर जो है, आपको एनी टाइम एनीवेयर मैं बैंकिंग कर सकूं, जो चीज मैं ब्रांच में जाके करता हूं या करती हूँ वो चीज मुझे ऑनलाइन मिल जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, तो उस वक्त जो है काफी ज्यादा डिजिटल बूम हो गया था टेक्नोलॉजी का। आप देखोगे कि कितना ज्यादा जो है रिवॉल्यूशन उस वक्त स्टार्ट हो चुका था। अब यहाँ पर बैंक को क्या करना पड़ा, बैंक ने सोचा कि अगर इस तरीके का डिजिटल एरा में हमको सरवाइव करना है, इस तरीके के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग अडॉप्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो सर्विसेज हम ब्रांच में देते हैं, वो सारी सर्विसेज अब हम अपने कस्टमर्स के लिए ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है,
24/7 हम यहाँ पर अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, एनी टाइम एनीवेयर, जब भी चाहे ये सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। वेदर कोई प्रोडक्ट यहाँ पर आपको खरीदना हुआ या आप कोई सर्विस यहाँ पर अवेल करना चाहते हो या कोई कस्टमर कंप्लेन है, सारी चीजें यहाँ पर बैंक ने क्या किया, डिजिटल कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको डिजिटल बैंकिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट था यहाँ पर रैपिड एडॉप्टेशन ऑफ ब्लॉकचेन, यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एडॉप्ट करके यहाँ पर आप देखोगे रिटेल बैंकिंग में एक गेम चेंजर दिखाई दिया, यानी कि गेम चेंजर हो गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्योंकि पहले ना जब आप ट्रांजैक्शंस करते थे, जब आप पेमेंट करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफी टाइम लगता था, इट्स वेरी टाइम टेकिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके एक जगह से दूसरे जगह अगर मुझे पेमेंट भेजना होगा तो विद इन अ सेकेंड आप यहां पर क्या कर सकते हो, यहां पर अपने जो मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो जिस तरीके से आप घर में बही खाता लिखते हो जिसमें आप पूरे महीने के खर्चे को लिखते हो, सिमिलरली ये एक ऑनलाइन जो है डिजिटल, इसको बोल सकते हो ऑनलाइन या डिजिटल नोटबुक है, जिसमें क्या होता है आप सारे बैंक्स के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हो। काफी ज्यादा ये सिक्योर है और काफी ज्यादा ये ट्रांसपेरेंट भी है। ठीक है, ये जो हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आप देखोगे कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब होता है, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि यहां पर कोई एक सिंगल ऑथोरिटी इसको कंट्रोल नहीं करती है, यानी कि ये सभी के साथ शेयर किया जाता है। जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, जितने भी यहाँ पर सिस्टम इससे जुड़े हुए हैं, सबके साथ जो है सेम के सेम डेटा एट अ सेम टाइम यहाँ पर शेयर किया जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड कोई रिपोर्ट रिकॉर्ड की गई है, ठीक है, अब ये रिकॉर्ड जो है सबको दिखाई देगा सेम टाइम पे, मतलब रियल टाइम पे एक साथ सभी के पास जो है इस डेटा को शेयर किया जाता है। इससे क्या होता है, काफी ज्यादा जो है ट्रांसपेरेंसी होती है ट्रांजैक्शंस में। साथ के साथ अगर यहाँ पर कोई चेंजेस करेगा तो सबको पता चलता रहेगा कि भाई किसने चेंज किया है, तो यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस भी काफी कम होते हैं। तो आई होप आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो समझ में आ गया होगा। इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं, हम आगे देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद यहां पर आप देखोगे एआई और डेटा साइंस का बैंकिंग में आना, इसने तो बैंक को पूरा का पूरा चेंज ही कर दिया। बैंक के नजरिए को, कस्टमर्स को देखने के नजरिए को पूरा ही चेंज कर दिया। कैसे? एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बैंक अपने कस्टमर्स के डेटा को रियल टाइम में देख सकती है। ठीक है, और यहां पर कस्टमर्स के डेटा को और उसके ट्रांजैक्शंस पैटर्न को एनालाइज कर सकती है। उसके अलावा आप देखोगे कि कस्टमर्स के बिहेवियर को यहाँ पर जो है एनालाइज कर सकती है और उसके हिसाब से जो है कस्टमर्स को अपने क्या कर सकती है, बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर कोई कस्टमर है, उन्होंने यहाँ पर डिपॉजिट कराया, वो आपको रियल टाइम दिखता रहेगा। किसी कस्टमर ने विड्रॉ कराया, किसी कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड अवेल किया, हर डेटा कस्टमर से रिलेटेड आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और इससे काफी ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए ये जानना कि कौन सा प्रोडक्ट आपको कस्टमर्स के लिए लॉन्च करना चाहिए और किस तरीके की एक कस्टमर की नीड होती है और हमें उस तरीके का यहाँ पर सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना चाहिए। तो एआई आप देख रहे हो कितनी अच्छी तरीके से रिटेल बैंकिंग को एकदम से और ज्यादा सीमलेस कर दिया कस्टमर्स के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर टेक्नोलॉजी कोई भी चीज के अगर एडवांटेजेस होते हैं ना, यानी कि टेक्नोलॉजी का एडवांटेजेस है ना, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। यानी कि अगर आप जो चीज आपको पता है, बैंक जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा जो है सेफ प्लेस है, राइट। तो हर कस्टमर क्या करता है, यहाँ पर अपने अमाउंट को डिपॉजिट कराता है, ठीक है, उनको लगता है, उनको बैंक पे ट्रस्ट होता है, ठीक है। तो अब जब सारी चीजें बैंक ऑनलाइन कर देगी, यानी कि हर डेटा बैंक ऑनलाइन, अगर आप कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर डिजिटली सारी चीजों को कर देगी, तो यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस भी तो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे हैकर्स भी तो बैठे होते हैं भाई, वो भी तो देखते रहते हैं। उनको पता है कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर पैसे बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि हर कोई यहाँ पर अपना पैसा डिपॉजिट कराता है। तो हैकर
हैकर्स बैठे होते हैं कि अगर एक गलती और सारा आपका पैसा अकाउंट से बाहर, यानी कि हमें अपने टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा सिक्योर करने की जरूरत है, इतना ज्यादा बैंक को यहाँ पर जो है इनक्रिप्टेड वे में अपने टेक्नोलॉजी को रखना है ताकि कोई हैक ना कर सके। यहाँ पर जो है इनक्रिप्टेड कोड में आप देखोगे यहाँ पर डेटा सिक्योर करके रखा जाता है। ये एक कोड होता है जिस कोड को हैक करना हैकर्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर बैंक को क्या करना चाहिए, एडवांस इनक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने डेटा को यहाँ पर सिक्योर करने की जरूरत है, और बैंक इस तरीके से कर भी रही है। उसके बाद आप देखेंगे पेमेंट इनोवेशन। तो अब आप देखो भाई, डिजिटल जमाना आ गया है, डिजिटल एरा है। अब कोविड ने तो सबको एकदम से लेजी बना दिया है, हर कोई घर बैठे बैठे यार ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप यहाँ पर पहले क्या करते थे, सामने से जाके पैसे देते थे। अब क्या करते हो, घर बैठे बैठे आपने मोबाइल वॉलेट का यूज करते हो, ठीक है, आप गूगल पे का यूज करते हो, आप यहाँ पे बारकोड स्कैन कर लेते हो, और फिर यहाँ पर आप जो है विद इन अ सेकेंड मनी को ट्रांसफर कर देते हो। तो आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी ने कितना ज्यादा जो है कस्टमर्स के लिए एकदम से सीमलेस जर्नी दे दी है। एकदम से सीमलेस आप देखोगे यहाँ पर सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड की जा रही है, और कस्टमर्स काफी ज्यादा हैप्पी भी हैं इस टेक्नोलॉजी का यूज करके। अब यहाँ पर लास्ट जो है राइज ऑफ बिग टेक इन बैंकिंग इंडस्ट्री, इसको समझते हैं। राइज ऑफ बिग टेक यानी कि यहाँ पर जितनी भी फांग कंपनीज है, फांग सारे के सारे जो, यानी कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जितने भी टेक सेवीज कंपनी होते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, एप्पल हो गए, गूगल हो गए। तो अब यहां पर आप देखोगे ना कि बैंक क्या करती है, इन फार्म कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करती है, पार्टनरशिप करती है, ताकि वो बेहतर तरीके का सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। यानी कि आप जो है गूगल पे, बैंक के साथ जो है, बैंक क्या करती है, गूगल के साथ पार्टनरशिप करती है, और गूगल पे से जो है आप इजिली जो है बैंक से ट्रांसफर कर सकते हो मनी। तो आप गूगल पे का यूज कैसे कर पाते हो अपने पर्टिकुलर बैंक के लिए, जब आपका बैंक उनके साथ कोलैबोरेट या पार्टनरशिप कर रखा होता है, तभी तो आप कर पाते हो। अगर उनका टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं होगा, तो क्या आपको लगता है कि आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट से जो है ट्रांसफर कर सकते हो मनी किसी और को? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखोगे जितने भी प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं, ठीक है, बैंक्स में, वो सारे के सारे विद द हेल्प ऑफ दीज फांग कंपनीज, जितने भी टेक कंपनीज है उनके साथ जो है कोलैबोरेशन करके बैंकिंग क्या करती है, बैंकिंग इंडस्ट्री यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर अपने कस्टमर्स को सीमलेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ फ्यूचर था रिटेल बैंकिंग का। आने वाले टाइम में देखोगे कि जो रिटेल बैंकिंग है ना, एक बूम लाएगी, यानी कि सबसे ज्यादा जो है लोग रिटेल बैंकिंग की तरफ भागेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एनहांस होती जा रही है। लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रिटेल बैंकिंग जो है इनहांस कर रही है, अपने टेक्नोलॉजी को एडवांस बना रही है, अपने टेक्नोलॉजी को बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, टेक कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करके। तो ये लोगों के लिए काफी ज्यादा जो है आप देखोगे कि सीमलेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आई होप आपको जो फ्यूचर है रिटेल बैंकिंग का वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उसको यहां पर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है मेरा, ब्लॉकचेन इज अ डैश लेजर टेक्नोलॉजी दैट कैन हेल्प मेक ट्रांजैक्शन सिक्योर। तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहला है सेंट्रलाइज, दूसरा है कंसोलिडेटेड, तीसरा है डिसेंट्रलाइज, एंड लास्ट है आपका नन ऑफ द अबव। अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है ना, वो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज होती है, यानी कि जो डेटा होता है सबके साथ यहाँ पर शेयर किया जाता है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब होता है, एक सिंगल अथॉरिटी सारे डेटा को कंट्रोल करती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है हमारा एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्टर्स विल बी द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द रिटेल बैंकिंग सेक्टर। क्या लगता है कौन सा इसमें से रीजन होगा रिटेल बैंकिंग के ग्रोथ के लिए? तो आपके ऑप्शंस है, ऑटोमेशन ऑफ बैंकिंग प्रोसेस, डिक्लाइन इन द इंटरेस्ट रेट, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये तीनों के तीनों जो हैं ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग के लिए काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो है रिटेल बैंकिंग काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बेनिफिट ऑफ डिजिटल बैंकिंग। अब यहाँ पर आपको बताना है कि डिजिटल बैंकिंग के की बेनिफिट्स क्या हैं। तो क्या ये इंक्रीज करता है ब्रांच विजिट में, या इसमें 24/7 अवेलेबिलिटी है सर्विसेज की, या हायर ट्रांजेक्शन फीस है डिजिटल बैंकिंग के, या लिमिटेड एक्सेस है टू रिमोट एरियाज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि ये हमें 24/7 जो है अवेलेबल सर्विसेज देता है, क्योंकि हमारा डिजिटल का मतलब ही होता है कि ऑनलाइन सारी चीजें मिलती है। तो यहाँ पर कस्टमर्स को एनी टाइम एनीवेयर आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो 24/7। तो आपका ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहां पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट मेजर चेंज डिड द पैंडेमिक कॉज इन कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर बैंक्स। आपके पास चार ऑप्शंस है। पहला है प्रेफरेंस फॉर इन पर्सन बैंकिंग, दूसरा है एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सेम इन ब्रांच एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन इंटरेक्शंस, ऑप्शन सी है रिड्यूस यूज ऑफ डिजिटल बैंकिंग, ऑप्शन डी है इंक्रीज रिलायंस ऑन फिजिकल कैश ट्रांजेक्शंस। अब मैंने आपको बताया ही है कि पैंडेमिक आने के बाद कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस कितने हाई हो गए हैं। जो चीज वो ब्रांच में करते थे अब वो चाहते हैं उनको सारी चीजें ऑनलाइन ही मिल जाए। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देती हूं जिसका हर किसी से मुझे जवाब चाहिए। कहां पे? कमेंट सेक्शंस में। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को देख ले। व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? आपको बताना है। ये आपके चार स्टेटमेंट है। पहला है ए टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर सिक्योरिंग डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी दैट इनेबल सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शंस, तीसरा है अ सिस्टम फॉर एन्क्रिप्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस, एंड चौथा है अ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम इन अ सिक्योर मैनर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? पहला, दूसरा, तीसरा या चारों के चारों? अब इस सवाल का जवाब आप लोगों से मुझे कहां चाहिए? कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो जल्दी से आप लोग एक्टिव हो जाए और फटाफट जो है इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे। आई होप आप लोगों को ये सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये पहला दिन था, पहला चैप्टर था। आई होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अगर कोई भी कोर्स रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे। आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं इस मेल आईडी पे मेल करके। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, मोटिवेटेड रहें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो लोग भी अक्टूबर जैब 2024 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। मिलते हैं इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छी तरीके से यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।